प्यारे बच्चों नमस्कार और एक बार पुनः आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। और आज का जो हमारा विषय है जो हम जानने का प्रयास करेंगे वो है राष्ट्रीय शक्ति का अर्थ तथा परिभाषाएं। राष्ट्रीय शक्ति का अर्थ और उसकी परिभाषाओं को जानने से पूर्व हमको यह भी जानना आवश्यक होगा कि आखिर शक्ति किसे कहते हैं। शक्ति एक ऐसा शब्द है जिसमें आर्थिक शक्ति, राजनीतिक शक्ति या फिर बाहुबल की शक्ति, नेतृत्व की शक्ति, कई प्रकार से शक्ति को परिभाषित किया जा सकता है। और कई विद्वान शक्ति तथा प्रभाव है, बल है, इनको एक रूप में ही परिभाषित करने का प्रयास करते हैं। किंतु शक्ति, प्रभाव और बल जो है, बल को फोर्स कहा जाता है, शक्ति को पावर कहा जाता है और प्रभाव को इन्फ्लुएंस कहा जाता है। इनको भी आज हम इनके मध्य जो अंतर है उनको भी समझने का प्रयास करेंगे और उसके पश्चात राष्ट्रीय जो शक्ति है उसके अर्थ तथा परिभाषाओं को देखेंगे। तो सीधा प्रारंभ करते हैं अपने आज के विषय को। तो जैसा मैंने बताया कि शक्ति अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के संदर्भ में जब हम शक्ति की बात करते हैं तो मुख्यतः हम राजनीतिक शक्ति की बात करते हैं। और राजनीतिक शक्ति एक ऐसी शक्ति है जो किसी राज्य या राष्ट्र के भीतर समस्त शक्तियों को संकलित करते हुए बनती है। उसकी समस्त शक्तियों के, किसी राष्ट्र की समस्त शक्तियों के जोड़ को हम उस देश की राजनीतिक शक्ति या राष्ट्रीय शक्ति कह सकते हैं। राजनीतिक शक्ति से अभिप्राय हम इस रूप में ले सकते हैं कि जैसा कि मैंने पिछले वीडियोस में भी बताया है, शक्ति एक ऐसा सामर्थ्य है जिससे हम किसी व्यक्ति से, किसी दूसरे व्यक्ति से वह सभी कार्य करवा सकते हैं जो कि सामान्य परिस्थितियों में वह व्यक्ति न करना चाहे। और इसके अतिरिक्त उससे उन कार्यों से करने से रोकना भी शक्ति का ही अर्थ है। उसे उन कार्यों को करने से रोकना जिन कार्यों को वह करना चाहता है किंतु वह हमारे हित में नहीं है। इसे ए और बी से के रूप में हम समझने का प्रयास करते हैं। ए बी से वह समस्त कार्य करवा सके जिसे कि बी सामान्य परिस्थितियों में नहीं करना चाहता है, किंतु और साथ के साथ बी को वह समस्त कार्य करने से रोके जिसका कि ए को नुकसान हो सकता है। तो इसे ए की शक्ति कहा जाएगा। इसे आप ए और बी में ले सकते हैं या दो व्यक्तियों के बीच ले सकते हैं, दो राष्ट्रों के मध्य ले सकते हैं। राष्ट्रीय शक्ति का जब हम बात करेंगे तो एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र से वह समस्त कार्य करवा सके जो कि वह सामान्य परिस्थितियों में ना करे, किंतु और इसके साथ के साथ, किंतु नहीं, उसके साथ के साथ उन समस्त कार्यों को करने से उसे रोके जिससे कि ए को अहित हो सकता है। तो इस रूप में ही हम शक्ति को परिभाषित करते हैं। शक्ति में कई बार हिंसा का प्रयोग भी हो जाता है और हिंसा का रूप भी शक्ति ले लेती है। तो उसे जब हिंसा का प्रयोग शक्ति के माध्यम से होता है तो उसे सैनिक शक्ति के माध्यम से प्रयोग किया जाता है। तो सैनिक शक्ति भी अपने आप में एक शक्ति का एक रूप है। जिस प्रकार बादल और बिजली, बादल होंगे, बादल के भीतर ही बिजली समाहित होती है, या एक किताब है उसके अंदर पाठ समाहित होते हैं, बुक के भीतर लेसन समाहित होते हैं, वैसे ही हम सैनिक शक्ति को जो राष्ट्रीय शक्ति या राजनीतिक शक्ति है उसके भीतर का एक अंग मान सकते हैं। चलिए आप कुछ परिभाषाओं को देख लेते हैं शक्ति के संदर्भ में, उसके पश्चात हमको शक्ति के स्वरूप को समझने में आसानी होगी। सबसे पहले रॉबर्ट वायरस्टेंड है, उन्होंने शक्ति के संदर्भ में कहा है कि शक्ति बल प्रयोग की योग्यता है, न कि उसका वास्तविक प्रयोग। तो आप समझिए कि यहाँ पे शक्ति बल प्रयोग की योग्यता है, न कि उसका वास्तविक प्रयोग। यानी कि कहने का तात्पर्य है, जैसे आप दो व्यक्तियों को देखते हैं, एक बलवान है और एक कमजोर है। तो जो बलवान व्यक्ति है अगर वह चाहे तो अपने शक्ति के प्रयोग से कमजोर व्यक्ति को युद्ध में या लड़ाई में हरा सकता है, तो उससे तो उसकी शक्ति कहा ही जाएगा। किंतु इसके अतिरिक्त एक नॉर्मल तरीके से भी हम देखें तो हम मान सकते हैं कि जो बलवान व्यक्ति है
वो कहीं ना कहीं कमज़ोर व्यक्ति को सीधा सीधा हरा देगा, और कमज़ोर व्यक्ति बहुत कम चांसेस है कि उस बलवान व्यक्ति से उलझने की कोशिश करे। तो उस रूप में ही रॉबर्ट वायरस्टेंड जो है उन्होंने शक्ति को समझने का प्रयास किया है कि उसका वास्तविक प्रयोग ना होकर सिर्फ बल प्रयोग की योग्यता है, यानी कि आपके पास क्षमता है, आपके पास सैन्य ताकत है, आपके पास आर्थिक ताकत है, आपके पास भौगोलिक क्षेत्र की अधिकता है, आपके पास प्राकृतिक संसाधन बहुत अधिक मात्रा में उपलब्ध है जब हम राष्ट्र की बात करें, और उन साधनों का प्रयोग करते हुए आपसे दूसरा राष्ट्र उलझने की कोशिश नहीं करता है, तो उसको शक्ति हम कह सकते हैं। दूसरी परिभाषा देखने का प्रयास करते हैं। मैकाइवर महोदय की ये परिभाषा है, शक्ति व्यक्तियों तथा व्यवहार को नियंत्रित करने, विनियमित करने तथा निर्देशित करने की क्षमता है। यानी कि व्यक्तियों तथा व्यवहार को, अगर हम व्यक्तियों के संदर्भ में बात करें तो व्यक्तियों को नियंत्रित करने की, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को नियंत्रित कर सके, और या फिर उस व्यक्ति के व्यवहार को नियंत्रित कर सके, तो उसे भी हम शक्ति कह सकते हैं। शक्ति के माध्यम से ही वो दूसरे के व्यवहार को नियंत्रित करेगा। विनियमित करने यानी कि क्या वो करेगा और क्या नहीं करेगा उसका निर्णय कर सके, और निर्देशित करने यानी कि जैसे एक शक्तिशाली व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को निर्देशित कर सकता है कि आप इस कार्य को करें और इस कार्य को न करें, तो इसकी क्षमता को ही हम शक्ति कह सकते हैं मैकाइवर महोदय के अनुसार। तीसरी परिभाषा देखते हैं, अर्नल्ड ग्रेखत लिखा हुआ है, इसको सही करके देख लेंगे। इनकी परिभाषा देखते हैं, शक्ति ऐसी योग्यता है जो अपनी इच्छा को कार्यान्वित कर सकती है। यानी कि आपकी कुछ इच्छाएं हैं और आप कमज़ोर हैं, तो आप अपनी उन इच्छाओं को प्रयोग में नहीं ला सकते हैं, किंतु अगर आप शक्तिशाली हैं तो तभी आप उन्हें प्रयोग में ला सकते हैं। इसे आर्थिक शक्ति के रूप में भी आप देख सकते हैं। आर्थिक शक्ति के रूप में अगर आप चाहते हैं कि आप विश्व भ्रमण पर निकलें, किंतु आपके पास आर्थिकी नहीं है, तो आप उसको प्रयोग में नहीं ला सकते हैं, जबकि आपके पास आर्थिकी होती तो आप विश्व भ्रमण कर सकते थे। तो उस रूप में अल्फ्रेड महोदय ने इसे समझने की प्रयास किया है कि शक्ति ऐसी योग्यता है जो अपनी इच्छा को कार्यान्वित कर सकती है। तो आपकी इच्छा है विश्व भ्रमण की, आपके पास आर्थिक संपन्नता होगी तो आप विश्व भ्रमण कर सकते हैं, और अगर आपके पास आर्थिकी नहीं होगी तो आप उस विश्व भ्रमण की इच्छा को पूर्ण नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा सैन्य रूप में देखें तो अगर कोई राष्ट्र पर किसी दूसरे राष्ट्र ने आक्रमण किया है और अगर उसके पास सैन्य शक्ति नहीं है तो वह उस आक्रमण से अपना बचाव नहीं कर सकता है। यानी कि जो उसकी इच्छा है कि मेरा जो भूप्रदेश है वह बचा रहे आक्रमणकारी से, किंतु उसके पास सैन्य शक्ति नहीं है तो अपने इस इच्छा की पूर्ति नहीं कर सकता है। इस रूप में भी हम इसे समझ सकते हैं, और विभिन्न प्रकार की जो शक्ति के प्रकार होते हैं उन रूप में हम इसे देख सकते हैं। उसके पश्चात अब मार्गेंथाउ महोदय की परिभाषा देखते हैं, और बहुत ही विश्वविख्यात परिभाषा है, बहुत ही व्यावहारिक परिभाषा मार्गेंथाउ महोदय ने दी है कि शक्ति को कार्यान्वित करने वाले तथा उनके बीच जिन पर उन्हें कार्यान्वित किया जा रहा है, यानी कि एक व्यक्ति वह जो कि कार्यान्वित कर रहा है और एक व्यक्ति समूह वह जिस पर यह कार्यान्वित की जा रही है, एक मनोवैज्ञानिक संबंध है। मनोवैज्ञानिक यानी कि जरूरी नहीं है कि आप शक्ति का बल प्रयोग के माध्यम से ही प्रयोग करें, बल्कि एक मानसिक स्थिति पर भी आप दूसरे को पराजित कर सकते हैं। उसके उदाहरण भी मैं अभी आपको बताऊंगा। मनोवैज्ञानिक संबंध है वह पहली श्रेणी में आने वालों को दूसरी श्रेणी में आने वालों के कुछ कार्यों को उनके मस्तिष्क पर प्रभाव डालकर नियंत्रित करने की क्षमता प्रदान करती है। इसे हम इस रूप में समझते हैं कि अगर इसे अरब इजराइल युद्ध के उदाहरण से मैं आपको समझाता हूं कि जब अरब और इजराइल का युद्ध हुआ था तो इजराइल ने कहीं ना कहीं अरब वासियों को यह बताया कि हमारे पास क्या है, परमाणु क्षमता है, और उस परमाणु क्षमता का जब उन्होंने जिक्र किया तो अरब राष्ट्र जो थे वह इजराइल से घबरा गए कि वह अपने परमाणु शक्ति का प्रयोग कर सकता है, और इस कारण उन्होंने मानसिक रूप से क्या है, मानसिक एक डर पैदा हो गया कि अगर हम ज़्यादा शक्ति प्रयोग या सैन्य शक्ति का प्रयोग इजराइल के साथ करते हैं तो उससे कहीं ना कहीं यह परमाणु युद्ध की स्थिति आ सकती है। तो इसलिए उन्होंने युद्ध को पीछे हटने की कोशिश की। ऐसा दो राष्ट्रों के मध्य भी हो सकता है कि एक राष्ट्र के पास भले ही शक्ति ना हो किंतु उसका नेतृत्व इस प्रकार का हो कि नेतृत्व यह दिखाए
कि हाँ हमारे पास क्षमता है, हम दूसरे राष्ट्र से लड़ सकते हैं, तो इस नेतृत्व क्षमता के आधार पर भी शक्ति को परिभाषित किया जा सकता है, जहाँ आपने वास्तविक बल प्रयोग नहीं करना है, बल्कि अपनी इच्छाओं से, अपने निर्णय से, अपनी दृढ़ इच्छाओं से, अपनी जो व्यक्ति कौशल है, अपनी बुद्धि विवेक से कहीं ना कहीं दूसरे देश को मानसिक रूप से हराने का प्रयत्न, इस रूप में भी शक्ति को देखा जा सकता है। ऐसी शक्ति को हम मनोवैज्ञानिक शक्ति कहेंगे, उसकी बात ही मार्गेंथाउ कर रहा है। इसके अलावा मार्गेंथाउ महोदय ने शक्ति की एक अन्य परिभाषा दी है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में, चाहे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का मुख्य उद्देश्य चाहे जो भी हो, किंतु अंतिम उद्देश्य उसका शक्ति प्राप्त करना ही होता है। इस परिभाषा को आप शक्ति के रूप में मार्गेंथाउ की कह सकते हैं। उसके पश्चात रॉबर्ट डहल महोदय हैं, उन्होंने शक्ति के संदर्भ में कहा है, शक्ति लोगों के पारस्परिक संबंधों की एक ऐसी विशेष स्थिति का नाम है जिसके अंतर्गत एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को प्रभावित कर उससे कुछ ऐसे कार्य कराए जा सकते हैं जो उसके द्वारा अन्यथा न किए जाते। तो इसको मैं बार बार दोहरा रहा हूँ कि किसी एक पक्ष द्वारा दूसरे व्यक्ति से ऐसे कार्यों को करवा लेना जो वो सामान्य परिस्थितियों में ना करे, इसको भी हम शक्ति के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। उसके पश्चात गोलगमर तथा सील्स की एक परिभाषा है। उन्होंने एक व्यक्ति को इतना ही उनकी परिभाषा इस प्रकार है कि एक व्यक्ति को इतना ही शक्तिशाली कहा जाता है जितना वह अपने लक्ष्यों के अनुरूप दूसरे के व्यवहार को प्रभावित कर सकता है। यानी कि चाहे सैन्य रूप में हो, आर्थिक रूप में हो, किसी भी रूप में हो, सोशल कैपिटल के रूप में भी हो सकता है कि आपके पास सामाजिक पूंजी है, उस रूप में भी हम शक्ति को परिभाषित किया जा सकता है। कहीं ना कहीं दूसरे के व्यवहार को उससे प्रभावित कर रहे हैं तो उतनी उसकी शक्ति कही जा सकती है। आर्गेन्स्की महोदय की एक परिभाषा है, शक्ति दूसरे राष्ट्रों के आचरण को अपने लक्ष्यों के अनुसार प्रभावित करने की क्षमता है। जब तक कोई राष्ट्र यह नहीं कर सकता, चाहे वह कितना ही बड़ा क्यों ना हो, चाहे यह कितना ही संपन्न क्यों ना हो, परंतु उसे शक्तिशाली नहीं कहा जा सकता। कहने का तात्पर्य यह है, जब तक आप अपने व्यवहार से दूसरे व्यक्ति को प्रभावित नहीं कर सकते, तब तक आपको शक्तिशाली नहीं कहा जा सकता। तो मेरा ख्याल है अब आपको शक्ति का अर्थ स्पष्ट हो गया होगा। शक्ति के अर्थ को स्पष्ट करना इसलिए आवश्यक था क्योंकि शक्ति के अर्थ को स्पष्ट करने के पश्चात ही आप राजनीतिक शक्ति, आर्थिक शक्ति, इन सब शक्तियों को समझ सकते हैं। अब शक्ति के अर्थ को स्पष्ट करने के पश्चात हम देखने का प्रयास करेंगे कि शक्ति और जो प्रभाव है इसमें क्या अंतर है। तो शक्ति को बल प्रयोग, दंड और हिंसा को निष्कासित कर दिया जाए तो वह प्रभाव बन जाती है। यानी कि शक्ति के भीतर से अगर बल प्रयोग, दंड और हिंसा, इन तीन चीज़ों को निकाल दिया जाए, यानी कि शक्ति के भीतर ये तीन चीज़ें भी आती है, बल प्रयोग, दंड और हिंसा। इन चीज़ों को जब शक्ति के भीतर से निकाल दिया जाता है तो उसे हम कहीं ना कहीं प्रभाव कह सकते हैं। यह प्रभाव है, यानी कि आप न हिंसा कर रहे हैं, न बल प्रयोग कर रहे हैं और ना ही किसी दंड यानी कि किसी ऐसे साधन का प्रयोग आपने नहीं किया है जिससे कि दूसरे व्यक्ति को दंड दिया जा रहा है। उसके पश्चात भी वह आपसे प्रभावित हो रहा है तो इसको प्रभाव कहा जाता है। या आपसे डर रहा है, भय महसूस कर रहा है तो उसी को प्रभाव कहा जाता है। जैसे आप इसे इस रूप में देख सकते हैं कि कोई व्यक्ति होता है, अगर कुछ समय तक वो गुंडागिर्दी में लिप्त है और उसके पश्चात गुंडागिर्दी करने के पश्चात वो उस कार्यों को छोड़ भी दे, वह उन हिंसा के कार्यों को छोड़ भी दे। अगर आपको पता हो कि एक व्यक्ति ने 100 मर्डर किए हैं और वर्तमान समय में उसने उन कार्यों को छोड़ दिया है, फिर भी वो आपके सामने आ जाए तो आपको एक भय रहेगा, उसी को हम प्रभाव कहेंगे। क्योंकि वो अपने शक्ति का प्रयोग भी नहीं कर रहा है, दंड भी नहीं दे रहा है और हिंसा भी नहीं कर रहा है आपके साथ, फिर भी और ना ही बल प्रयोग कर रहा है, फिर भी आपको उससे भय महसूस हो रहा है, तो इसी को कहा जाता है प्रभाव। मेरा विश्वास है कि आपके अब समझ में आ गया होगा प्रभाव। तो प्रभाव और शक्ति को हमने एक अलग अलग अंतर करने की कोशिश की और कुछ विद्वानों हैं जैसे कि कार्ल जे फ्रेडरिक है, उनके अनुसार प्रभाव गुप्त शक्ति है। यह न्यूनाधिक मात्रा में शक्ति का अदृश्य रूप है। यानी कि प्रभाव एक ऐसी शक्ति है जो कि हमको दिख नहीं रही है और शक्ति का गुप्त रूप क्या है, प्रभाव है। उसके पश्चात रॉबर्ट डहल के अनुसार भी प्रभाव व्यक्तियों, समूहों, समुदायों, संगठनों,
राज्यों से संबंध है, सही बात है। यदि विशिष्टता शब्दावली का प्रयोग किया जाए तो प्रभावकर्ताओं के संबंध है, जिसमें एक कर्ता दूसरे कर्ताओं को किसी ढंग से कार्य करने के लिए प्रेरित करता है जिसे वह अन्यथा नहीं करेंगे। तो कहीं ना कहीं शक्ति की परिभाषा को ही पुनः पुनः प्रभाव में दोहरा दिया है। प्रभाव और शक्ति के मध्य कुछ घनिष्ठ संबंध भी होते हैं, दोनों एक दूसरे को सबलता प्रदान करते हैं। प्रभाव कहीं ना कहीं प्रभाव से ही शक्ति क्या है उत्पन्न होती है, और शक्ति से ही क्या है प्रभाव उत्पन्न होता है। तो दोनों एक दूसरे के कहीं ना कहीं पूरक भी हैं, और दोनों में कुछ असमानताएं और कुछ समानताएं हमको देखने को मिलती है। शक्ति संबंधों की कोई भी स्थिति प्रभाव की कुछ ना कुछ मात्रा के बिना नहीं होती है। यानी कि आपके पास शक्ति है तो आपका प्रभाव भी होना चाहिए। आपके पास बहुत अधिक शक्ति है किंतु आप किसी को प्रभावित नहीं कर सकते हैं, तो उस शक्ति का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। रॉबर्ट डहल महोदय के अनुसार प्रभाव और शक्ति को संबंधात्मक, यानी कि दोनों के मध्य संबंध है, यह माना जा सकता है। प्रभाव में यह देखा जाता है कि अ ब से किस सीमा तक क्या कुछ करा लेता है जो अन्यथा वह नहीं करता। बार बार शक्ति की परिभाषाओं को ही दोहराया जा रहा है। और लास्ट में शक्ति और प्रभाव के मध्य कुछ अंतरों को किया जा सकता है, जैसे कि शक्ति के पीछे कठोर भौतिक बल एवं प्रतिबंधों का प्रयोग होता है, जबकि प्रभाव में आग्रह, विनय और नैतिकता का पुट विद्यमान रहता है। यानी कि कहीं ना कहीं शक्ति के पीछे भौतिक बल की आवश्यकता होती है। आपके पास आर्थिक संपन्नता होनी चाहिए, आपके पास सैन्य साजो सामान होने चाहिए, तब जाके आपको शक्तिशाली संपन्न राष्ट्र कहा जा सकता है। और कुछ प्रतिबंध, दूसरे पे आप प्रतिबंध लगा सके, इतना सामर्थ्य आपके पास होना चाहिए। जबकि प्रभाव में आग्रह भी कर सकते हैं। आपके पास शक्ति है और आप दूसरे व्यक्ति से आग्रह भी कर सकते हैं, और आपके प्रभाव से ही अगर वो उन कार्यों को करने लगे तो इसको प्रभाव कहा जाएगा। विनय भी हो सकता है। ये सारे आग्रह, विनय, नैतिकता यह शक्ति में देखने को नहीं मिलते हैं। शक्ति की प्रकृति क्या है? बाध्यकारी होती है, दूसरे को उन कार्यों को करने के लिए विवश होना पड़ता है। द्वितीय जो अंतर किया जा सकता है वह यह है कि शक्ति भय और दंड पर आधारित होने के कारण अलोकतांत्रिक है, और प्रभाव सहमति पर आधारित होने के कारण इसे लोकतांत्रिक कहा जा सकता है। लोकतांत्रिक, अलोकतांत्रिक आप पहले ही समझते हैं, ऐसा मेरा विश्वास है। तीसरा अंतर जो किया जा सकता है वह है शक्ति के प्रयोग को देखा जा सकता है, जबकि प्रभाव का केवल अनुमान लगाया जा सकता है। बहुत ही अच्छा अंतर बताया हुआ है कि शक्ति, जब आप किसी पर अगर शक्ति प्रयोग कर रहे हैं तो आप दिखाई देगा, भौतिक रूप से दिखाई देगा कि आपने शक्ति का प्रयोग किया है। अगर आप किसी पर थप्पड़ मार रहे हैं, लात मार रहे हैं, तो शक्ति का प्रयोग कर रहे हैं। जबकि प्रभाव, मैंने बताया आप शक्तिशाली हैं, दूसरा व्यक्ति आपसे स्वतः ही डर के आपसे भिड़ने की कोशिश नहीं कर रहा है, राष्ट्र के रूप में भी इसे देख सकते हैं, तो वह कहीं ना कहीं आपका क्या है? प्रभाव है। चतुर्थ अंतर जो किया जा सकता है वह है शक्ति बल प्रयोग और भौतिक शास्त्रियों पर आधारित होती है, अतः उसका प्रयोग सीमित ही किया जा सकता है। किंतु यदि एक बार प्रभाव अर्जित कर लिया जाए तो उसका प्रयोग की कोई सीमा नहीं रहती है। प्रभाव के माध्यम से, प्रभाव सकारात्मक हो सकता है, नकारात्मक हो सकता है, किंतु अगर एक बार आप प्रभावित कर लेते हैं किसी व्यक्ति को तो उसकी कोई सीमा नहीं है कि आप कहाँ तक प्रभावित कर सकते हैं। भले ही शक्ति की एक सीमा है कि आपके पास जितने हथियार, साजो सामान, आर्थिकी होगी, आप उस सीमा तक ही उसका प्रयोग कर सकते हैं। जब वो समाप्त हो जाएगा तो आपकी शक्ति भी क्या है? स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। किंतु प्रभाव एक ऐसी चीज़ है कि आपने एक बार प्रभावित कर दिया किसी व्यक्ति को, और जब तक वो आपसे प्रभावित है तब तक आप अपने प्रभाव का उस पर प्रयोग कर सकते हैं। तो शक्ति और प्रभाव को हमने समझा। इन समस्त चीज़ों को समझना इसलिए आवश्यक है क्योंकि उसको समझने के पश्चात ही कहीं ना कहीं आप राष्ट्रीय शक्ति और उसके तत्व जो हैं उनको समझ सकते हैं। इसके पश्चात अब हम देखते हैं शक्ति के प्रकार। तो शक्ति के 3 प्रकार हैं: शारीरिक शक्ति, मनोवैज्ञानिक शक्ति और आर्थिक शक्ति। शारीरिक शक्ति के भीतर हम जो आपका बाहुल्य है उसको ले सकते हैं। शारीरिक शक्ति के भीतर अगर कोई व्यक्ति, शारीरिक शक्ति का अर्थ है कि आपके पास कितना सामर्थ्य है, शरीर इससे कहने का अर्थ है कि शरीर में कितनी क्षमताएं हैं, उसे ही शारीरिक शक्ति कहा जाएगा। फिर आता है हमारे पास मनोवैज्ञानिक शक्ति। मनोवैज्ञानिक शक्ति का अर्थ यह है कि आपकी मानसिक शक्ति कितनी है, आप मानसिक रूप से दूसरे व्यक्ति को कितना प्रभावित कर सकते हैं, इसे मनोवैज्ञानिक शक्ति कहा जाएगा। आपकी नेतृत्व क्षमता कैसी है,
आपके जो दृढ़ इच्छा कैसी है, दृढ़ इच्छा, नेतृत्व क्षमता, इन सब चीज़ों को मनोवैज्ञानिक शक्ति के भीतर रखा जा सकता है। और कहीं ना कहीं जो मनोवैज्ञानिक शक्ति होती है वह अदृश्यात्मक शक्ति होती है, वह दिखाई नहीं देती है, जबकि शारीरिक शक्ति और आर्थिक शक्ति जो होती है वो कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष दिखाई देती है। किंतु मनोवैज्ञानिक शक्ति, आप किसी के नेतृत्व का देख नहीं सकते हैं, आप किसी की इच्छा शक्ति को देख नहीं सकते हैं, आप किसी के जो क्षमताएं हैं, भीतर क्या क्या क्षमताएं हैं, उसको भी आप देख नहीं सकते हैं। जब वो उन क्षमताओं का प्रयोग करेगा उसके पश्चात ही आप उसकी उन क्षमताओं को देख सकते हैं। जबकि शारीरिक शक्ति, आप किसी को देखते ही बता सकते हैं यह कमज़ोर है और ये व्यक्ति कहीं ना कहीं बलवान है। तो शारीरिक शक्ति, मनोवैज्ञानिक शक्ति, और जो तीसरी शक्ति हमारे पास है वो है आर्थिक शक्ति, यानी कि आर्थिक रूप से आर्थिक संपत्ति के भीतर चल और अचल दो प्रकार की शक्तियाँ वस्तुएं आती हैं। चल वह है जो चलायमान होती है, जैसे कि रुपया, पैसा, धन, और अचल संपत्तियाँ वो होती है जो कि आपके पास भौतिक रूप में विद्यमान होती है, जैसे कि आपका घर, आपका भूप्रदेश, आपका वातावरण, आपके जो खनिज संसाधन है, आपकी प्राकृतिक संपदा, इन सब चीज़ों को आर्थिक शक्ति के रूप अंदर हम लेते हैं। इनका हम जब शक्ति के तत्वों का अध्ययन करेंगे वहाँ हम इनका बड़ी बारीकी से अध्ययन करेंगे। उसके पश्चात अब हम देखते हैं शक्ति को प्रयोग में लाने की पद्धतियाँ, यानी कि शक्ति कैसे यूज की जाती है उसको हम समझते हैं। तो शक्ति प्रयोग के वैसे 4 साधन होते हैं, साम, दाम, दंड, भेद। और यहाँ जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हम एक और प्रयोग को देखते हैं वो है बल या शक्ति, जिसको फोर्स कहा जाता है। बल और जो 3 प्रयोग शक्ति के साधन हैं वो सेम ही है, साम, दाम और दंड। और कहीं ना कहीं भेद को भी हम शक्ति के प्रयोग के पद्धति में रख सकते हैं। भेद यानी कि किसी दो व्यक्तियों के बीच टकराव की स्थिति पैदा कर देना। तो सबसे पहले समझते हैं साम। साम यानी कि समझाना, या इसे अंग्रेजी में कहते हैं परसुएशन। अर्थात जब आप किसी व्यक्ति को समझा रहे हैं, बड़े प्रेम से समझा रहे हैं कि आप ऐसा करिए, ऐसा ना करिए, या कोई राष्ट्र दूसरे राष्ट्र को समझा रहा है कि आप ऐसा करिए, ऐसा ना करिए, आप अपना जो दूसरे की सीमाओं में अतिक्रमण कर रहे हैं उसको बंद कर दीजिए। या जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ वर्तमान समय में, या भारत, अमेरिका, पाकिस्तान को समझा रहे हैं कि आप अपनी आतंकवादी गतिविधियों को कम कर दीजिए, तो इसको कहते हैं साम, यानी कि समझाना। इसको हम कहते हैं समझाना। जब आप प्यार से किसी को समझाते हैं तो वह भी एक शक्ति प्रयोग का साधन है, और सबसे पहले इसी साधन को शक्ति प्रयोग में लाया जाता है, इसे कहते हैं साम। उसके पश्चात दाम। दाम यानी कि जैसे आप अभी वर्तमान समय में भारत का एक पड़ोसी शक्तिशाली राष्ट्र है चाइना, उसको देख सकते हैं, और भारत भी कहीं ना कहीं इस शक्ति का प्रयोग करता है कि आप और अमेरिका या विश्व के जितने भी विकसित राष्ट्र हैं या विकासशील राष्ट्र हैं वो इस शक्ति का प्रयोग करते हैं। आप देखते होंगे कि विभिन्न छोटे और अविकसित राष्ट्रों को धन की पूर्ति करते हैं उनकी विभिन्न परियोजनाओं के लिए। तो यह दाम है या प्रलोभन है, यह इसलिए दिया जाता है ताकि वह जो कमज़ोर राष्ट्र है वह आपके पक्ष में हमेशा खड़ा रहे। विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे जब होते हैं, विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर जब आप अपनी बात रखते हैं तो वह आपकी बात का समर्थन करें, इसके लिए इस प्रलोभन शक्ति का प्रयोग किया जाता है। आपने देखा होगा चाइना जो अपने पड़ोसी राष्ट्र हैं उनको विभिन्न प्रकार की आर्थिक सहायताएं देता रहता है। भारत भी खुद इस काम को करता रहता है, क्योंकि यह क्या है, शक्ति प्रयोग के साधन है। इसको यह नहीं कहा जा सकता कि यह गलत है, सही है, यह शक्ति प्रयोग के क्या है, साधन है। तो दूसरा आया प्रलोभन, यानी कि पहले आप किसी को बड़े प्यार से समझाते हैं कि भाई मान जा, ऐसा ना करें। ये आप अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को जब आपको समझना होता है तो यह आपके लिए ज़रूरी है कि आप अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर न समझें, पहले उसे अपने छोटे से छोटे स्तर पर समझने की कोशिश करें। उसके पश्चात जैसा छोटे स्तर में दो व्यक्तियों या कुछ व्यक्तियों के समूह के बीच जो संबंध होते हैं, वैसे ही संबंध अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ राष्ट्रों के मध्य होते हैं। तो इससे पहले छोटे स्तर पर समझने की कोशिश की जानी चाहिए और उसके पश्चात बड़े स्तर पर समझने की कोशिश की जानी चाहिए। तो पहला हुआ साम, उसके बाद हुआ दाम, तीसरा हुआ दंड। दंड यानी कि पनिशमेंट। दंड दो प्रकार का होता है, एक आप जब वास्तविक शक्ति का प्रयोग करते हैं वह दंड है, एक जब आप सिर्फ डराते धमकाते हैं किसी व्यक्ति को कि आप ऐसा नहीं करेंगे तो मैं आपके साथ ये कर दूंगा,
या फिर आपको ऐसा करना पड़ेगा, नहीं तो आपके साथ ये कर दिया जाएगा। राष्ट्र जब एक दूसरे राष्ट्रों को ऐसा करते हैं तो उसको दंड कहते हैं। दंड वास्तविक शक्ति का प्रयोग नहीं होता है, जबकि जो चौथा तत्व है बल या शक्ति, इसमें वास्तविक शक्तियों का प्रयोग किया जाता है। इसमें सैन्य शक्ति का प्रयोग किया जाता है, आर्थिक प्रतिबंध लगाए जाते हैं। तो चौथा जो तत्व है वो है बल या शक्ति, जब आप शक्ति का वास्तविक रूप में प्रयोग कर लेते हैं। तो 4 शक्ति के प्रयोग के साधन है, साम, दाम, दंड और भेद। जब आप देखें कि कोई दो राष्ट्र आपस में बहुत मित्र हैं या एक दूसरे की सहायता कर रहे हैं, तो उनके बीच भेद उत्पन्न करना, यह भी शक्ति प्रकार का, शक्ति के प्रयोग का एक साधन है। इसका यहाँ जिक्र नहीं किया गया है, किंतु यह भी शक्ति प्रयोग का एक साधन है और बड़ा प्राचीन साधन इसे माना जाता है कि दो मित्र हों या दो लोगों के मध्य भेद को उत्पन्न कर दिया जाए, दो राष्ट्रों के मध्य भेद को उत्पन्न कर दिया जाए किन्हीं बिंदुओं को लेकर, तो वह भी शक्ति प्रयोग का एक साधन है। तो आप 5वां तत्व भी जोड़ सकते हैं, भेद या दो राष्ट्रों के मध्य भेद उत्पन्न करना। उसके पश्चात अब हम देखने का प्रयास करेंगे, सब चीज़ों को समझने के पश्चात अब हम राष्ट्रीय शक्ति की परिभाषाओं को जानने का प्रयास करेंगे। वैसे शक्ति की मैंने जितनी भी परिभाषाएं बताई है, उन परिभाषाओं में आप राष्ट्रीय शब्द को जोड़ देंगे तो वह राष्ट्रीय शक्ति की परिभाषा हो जाएगी। शुरू में मैंने 4-5 परिभाषाएं शक्ति की बताई थी, उनमें आपने राष्ट्रीय शक्ति से पहले राष्ट्रीय शब्द जोड़ना है, तो वो राष्ट्रीय शक्ति की परिभाषा कहीं ना कहीं अस्वतः ही बन जाएगी। किंतु फिर भी हम 2-3 परिभाषाएं राष्ट्रीय शक्ति की देखने का कोशिश करते हैं। पहला ऑर्गेन्स्की महोदय की है। इन्होंने राष्ट्रीय शक्ति दूसरे राष्ट्रों के आचरण अपने लक्ष्यों के अनुसार प्रभावित करने की क्षमता है। जब तक कोई राष्ट्र यह नहीं कर सकता, चाहे वह कितना ही बड़ा क्यों ना हो, चाहे वह कितना ही संपन्न क्यों ना हो, उसे शक्तिशाली नहीं कहा जा सकता। इसे मैं पीछे समझा चुका हूँ। दूसरी परिभाषा पेडरफोर्ड एवं लिंकन की है। वह कहते हैं कि यह शब्द यानी कि राष्ट्रीय शक्ति शब्द राष्ट्र की भौतिक व सैनिक शक्ति तथा सामर्थ्य का सूचक है। राष्ट्रीय शक्ति सामर्थ्य का वह योग है जो एक राष्ट्र अपने राष्ट्रीय हितों की पूर्ति हेतु उपयोग में लाता है। यानी कि समस्त शक्तियों का योग, जब आप अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उन साधनों का प्रयोग करते हैं, तो उसे ही आपकी कुल जो पूंजी है उसको ही आपको राष्ट्रीय शक्ति, उसको आपकी राष्ट्र की राष्ट्रीय शक्ति कहा जाता है। जॉर्ज रचवार्जर बर्जर की ये परिभाषा है जो मैं ये है वो है शक्ति अपनी इच्छा को दूसरे पर लादने की क्षमता है, जिसका आधार न मानने पर प्रभावशाली विरोध सहना पड़ सकता है। यानी कि आप दूसरे से जबरदस्ती कोई कार्य करा रहे हैं और उसे वो करना पड़ रहा है, क्यों? क्योंकि अगर वो उस कार्य को नहीं करेगा तो आपका गुस्सा, आपका विरोध उसे सहना पड़ सकता है। तो इसे भी हम राष्ट्रीय शक्ति कह सकते हैं। उसके पश्चात अंतिम परिभाषा हम देखते हैं। अंतिम परिभाषा हंस जे मार्गन्थाओ महोदय की है। उन्होंने कहा है शक्ति उसे यानी कि राष्ट्रीय हितों को कार्यान्वित करने वाले व उनके बीच जिन पर कार्यान्वित हो रही है, शक्ति उसे यानी कि जिस व्यक्ति पर शक्ति का प्रयोग किया जा रहा है उसे, और जिन पर कार्यान्वित यानी कि जिस पर शक्ति का प्रयोग किया जा रहा है और जो शक्ति का प्रयोग कर रहा है, उन दोनों के मध्य क्या है, एक मनोवैज्ञानिक संबंध है। यह प्रथम द्वारा यानी कि जिसने प्रयोग किया है, द्वितीय के कुछ कार्यों को उसके मस्तिष्क पर प्रभाव डालकर नियंत्रित करने की क्षमता है। इस प्रकार कह सकते हैं कि राष्ट्रीय शक्ति एक राज्य द्वारा दूसरे राज्य को प्रभावित करने की क्षमता है, परंतु इस क्षमता के पीछे दंडात्मक शक्ति भी होती है। उसी के डर से शक्ति प्रभावी हो सकती है। बिना दंडात्मक या प्रतिबंध लगाने की क्षमता के एक राष्ट्र दूसरे पर इसे लागू नहीं कर सकता है। तो मेरा ख्याल है आज के इस वीडियो को पूरा देखने के पश्चात आप शक्ति के अर्थ को और शक्ति की कुछ परिभाषाओं को जरूर आपने समझा होगा। और कल के दिन हम जो राष्ट्रीय शक्ति है उसके तत्वों को पढ़ेंगे। उसमें 2 प्रकार के तत्व होते हैं, एक मानवीय होते हैं और एक गैर मानवीय होते हैं। तो उन सब चीज़ों को हम कल देखने का प्रयास करेंगे। तो वीडियो को समाप्त करने से पूर्व आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर आप लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, और अगर सब्सक्राइब कर लिया है तो बेल आइकन के बटन को अवश्य दबा लें, क्योंकि उसके पश्चात ही आपको जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सकेंगे और सबसे पहले आप उस वीडियो को देख सकेंगे। आप लोगों ने मुझे सुना, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।